जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 1 में हमने जनजाति तथा किसान आंदोलन से संबंधित 100 क्वेश्चन प्लस साथ में उनका डिटेल में डिस्कशन करा दिया है। वही बात करें प्रैक्टिस सेट 2, तो प्रैक्टिस सेट 2 में जो हमने कराया था 1857 की क्रांति से संबंधित, यानी लगभग 1800 क्रांति से संबंधित 100 क्वेश्चनों को इसके बाद हमने उसके फैक्ट काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करा दिया। आप लोग अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन से में लिंक लगी है, आप वहाँ से जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कंटेंट जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके सब क्लियर हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से हिस्ट्री में यही होता है कि एक दूसरे से लिंकेज होते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के बारे में, क्योंकि इसका भी हमने प्रैक्टिस सेट पार्ट 1, प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 हमने पहले ही करा दिया है। प्रैक्टिस सेट 3 का ही आज पार्ट 2 करा रही, यानी 50 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कल के वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो 1 से लेकर के 50 क्वेश्चनों तक किया है। आज हम फिर 50 से शुरुआत करके 100 क्वेश्चनों तक जाएंगे। तो दोस्तों, यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप डेली अपडेटेड रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एक काफ़ी डिटेल डिस्कशन के बारे में। कल हमारा पूछा भी गया था हमारे द्वारा कि मतलब आप लोग वन लाइनर के रूप में डिस्कशन चाहते हैं या फिर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो काफ़ी बच्चों के जो कमेंट्स आए थे उन हर सब का यही था कि सर जो डिस्कशन किया जाए वो डिटेल में किया जाए। तो आज के वीडियो से यानी आने वाले सभी जितने भी अब हम प्रैक्टिस से डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। टाइम कितना भी लगे अब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब मेन जो पर्पज़ है वो डिटेल में डिस्कशन करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग सारे चारों विकल्पों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, क्योंकि कल भी हमने इसके यहाँ से डिस्कशन कर लिया था, आज भी हम यहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष की गई थी? वर्षा नहीं होगा तो उस वर्ष होगा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ना 81 में की थी, न 83 में, 82 में जो की गई थी 1884 में की गई थी आनंद चारू के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आनंद चारू के द्वारा। कब की गई थी? 1884 में की गई थी। अब दोस्तों, क्योंकि इसका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, अब जो हमें आज से डिटेल में डिस्कशन करना है तो वो करना है 51 से। तो 51 से हम करते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल गोखले ने की थी। बात करते हैं कि अब लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वहीं एन ए बेसेंट से क्या जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पेपरों में पूछे जाते हैं, दादा भाई नौरोजी, इन सभी पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले थे। बात करें जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जो औरंगजेब की तुलना की गई थी वो गोपाल गोखले के द्वारा की गई थी। बात करें लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो जिनका जो कार्यकाल होता है 1899 से लेकर के कब तक होता है? 1905 तक। 1905 तक इनका कार्यकाल होता है। बंगाल विभाजन जैसी घटनाएं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई होती है। इनके कार्यकाल में क्या होती है? बंगाल विभाजन की जैसी घटना होती है। बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी? तो इसकी जो घोषणा होती है वो 19 जुलाई को होती है। 19 जुलाई को ड्राफ्ट बनता है, 20 जुलाई को घोषणा होती है। इसके बाद 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। बात करें इसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी जैसा आंदोलन चलाया गया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसको शुरुआत कहाँ की? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जनरली, आप किसी भी एग्जाम पे बैठ रहे होंगे तो यहाँ से पूछता है कि बंगाल विभाजन कब किया गया था, कब प्रभावी हुआ था। फिर इसके बाद जो उस दिन प्रभावी हुआ था तो रक्षाबंधन जैसे अशोक दिवस, ऐसे तमाम TRE 2 में जो क्वेश्चन उठे हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो उन पर हम सभी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। टाइम कितना लगेगा मायने नहीं रखता। आज हम इसका एकदम ऑपरेशन कहें तो सारे विकल्पों का ऑपरेशन करने वाले हैं। तो जैसे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। क्योंकि ये भी पूछता है, आप पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ ये पूछता है कि बंगाल स्वदेशी बंग भंग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो उस कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो SN बनर्जी ने किया था।
किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किया था। वहीं बात करें कि बंग भंग आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो विभिन्न राज्यों में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जैसे यूपी में किया था, यूपी में हो गया, तो यूपी में जो किया था अजीत सिंह ने किया था, अजीत सिंह ने किया था। बात करें पंजाब में किसने किया था, तो पंजाब में जो किया था वो किया था लाला लाजपत राय, क्योंकि पंजाब के जो प्रमुख नेता थे उनमें से लाला लाजपत राय ही थे। लाला लाजपत राय के ही सैंडर्स की लाठी, यानी जब साइमन कमीशन 1928 में वह भारत आता है तो उसके विरोध में ये पंजाब से स्वदेशी आंदोलन तो हो गया कि पंजाब से लाला लाजपत राय ने किया था। लेकिन हम अब बात करते हैं थोड़ा सा लाला लाजपत राय से संबंधित और कुछ फैक्टों के बारे में। तो जैसे कि 1928 में जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में लाला लाजपत राय जो द्वारा विरोध किया जाता है, तो जिसमें सैंडर्स की लाठी के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। वही अब बात करते हैं सैंडर्स के बारे में। तो सैंडर्स की हत्या बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह के द्वारा की जाती है। बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह के द्वारा की जाती है। बात करें फिर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को फांसी दी जाती है, तो किस लिए जाती है? जब बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली या कहें लाहौर के केंद्रीय असेंबली में इनके द्वारा बम छोड़ा जाता है। हालांकि इनका जो मकसद होता है वो सिर्फ सोई हुई सरकार को जगाने के लिए होता है, लेकिन इनको पकड़ करके फिर इनको, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की आघात नहीं होती है उस हादसे में, तो इनको जो बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह को जो फांसी दी जाती है, तो उसको सैंडर्स की हत्या, क्योंकि ये दुखी हो जाते हैं जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, तो भगत सिंह दुखी हो जाते हैं, तो इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। फिर ये 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते हैं, तो वहाँ इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद इनको फिर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी कब दी जाती है? तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी जाती है। तो इस तरह से एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ाया करिएगा। ऐसे ही हम लोग आज के बाद पूरा डिस्कशन करने वाले। टाइम लगेगा, कोई मायने नहीं रखता कि टाइम अब कितना लगेगा। अब बात करके जैसे कि ये तो हो गया करजन के द्वारा कि बंगाल विभाजन किया गया था, कब किया गया था, कहाँ से वो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। वहीं बात करें बंगाल का विभाजन तो दो भागों में हुआ था। एक जो हुआ था पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी ढाका थी। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की तो कोलकाता थी। ऐसे करके अब ये बात जो पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था। वही बात करें पूर्वी बहुल था तो मुस्लिम बहुल था। इसकी बात करें कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, पूर्वी बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो जो पश्चिम बंगाल के थे फील्डर थे, वहीं पूर्वी के एंड्रू फ्रेजर थे। तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चन यहाँ से लगभग आते हैं, वहीं अगर पूछ करें कि बंगाल विभाजन का प्रकाशन किस पत्रिका में होता था, तो मतलब के मित्रा या कृष्ण कुमार मित्रा की संजीवनी पत्रिका में इससे रिलेटेड चीज़ें प्रकाशित होती थी। अब बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की आप बात जानते हैं कि 1905 में जो बनारस का वाराणसी का कांग्रेस का अधिवेशन हो तो उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। और बात करें तो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट क्या थी? तो एनी बेसेंट के बारे इनकी कुछ बुकों के बारे में, जैसे था न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ जैसे इन्होंने बुकों की कुछ रचना की थी। बात करें कि ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कब किया था? तो उन्होंने 1917 में कहाँ किया था? तो इन्होंने कलकत्ता में किया था। कलकत्ता में 1917 में प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वहीं बात करें कि कांग्रेस की अधिवेशन में प्रथम बार भाषण देने वाली, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रथम बार जो भाषण देने वाली महिला थी तो वो कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार मिला हो। कादम्बिनी गांगुली कब भाषण देती हैं ये? तो ये देती हैं 1916 में। कहाँ पे? लखनऊ के अधिवेशन में।
लखनऊ के अधिवेशन में ये प्रथम बार भाषण देने वाली बात करके प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती, तो सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने प्रथम बार कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। कब करती है? 1924 में करती है। कहाँ करती है? कानपुर के अधिवेशन में करती है। कहाँ करती है? तो कानपुर के अधिवेशन में करती है। वहाँ की बात करें कि दूसरी भारतीय महिला कौन थी, तो नलिनी सेन गुप्ता जी थी। कब करती है? 1933 में। कहाँ करती हैं? ये कलकत्ता में करती हैं। कलकत्ता में। कहाँ कौन होती है? नलिनी सेन गुप्ता होती है। तो इस तरह से अब बात करते हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी का इनके द्वारा रब्त गुप्तार द ब्रिटिश इन पॉवर्टी या ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसे बुकों की रचना की जाती है। वही बात करें कि कानपुर की कांग्रेस की अध्यक्षता करने और 3 बार किया था। कब किया था? तो 1886 में, 1893 में, 1906 में, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार इन्होंने की, 1886, 1893, 1906 में। वही बात करें 1906 के अधिवेशन के बारे में, तो सबसे पहले स्वराज जैसे शब्द 1906 में ही दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ही प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, क्योंकि डिटेल में ही आज के बाद डिस्कशन होगा। 1 घंटे में होता है 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, 2 घंटे में होता कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब हमारा मेन मकसद यही है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। बात है दादा भाई नौरोजी, तो इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है। कब की थी? 1886 में। फिर कब किया था? 1893 में। फिर कब किया था? 1906 में। इनके द्वारा रब्त गुप्तार और द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब द पॉवर्टी या ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी बुक लिखी गई थी। वहीं बात करें एस.एन. बनर्जी के द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो जब कल स्वदेशी भंग आंदोलन का नेतृत्व कलकत्ता के टाउन हॉल से, कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल। हम बार बार इस चीज़ को क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बार बार जितना ज़्यादा हम लिखेंगे और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपके इस सब्जेक्ट में पकड़ और ज़्यादा मजबूत करेगा। तो कलकत्ता के टाउन हॉल से आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, यही पूछता कि स्वदेशी भंग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो कहाँ से की गई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बात करें कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं आर.सी. दत्त, तो इन्होंने रमेश चंद्र दत्त थे। इनका जो पूरा नाम है, कई बार पूछ लेता है कि इनका पूरा नाम क्या था। रमेश चंद्र दत्त था इनका नाम, रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने लखनऊ के 1899 में लखनऊ की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो तो हो जाएगा कहीं ना कहीं विकल्प नंबर बी, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। अब बात करते हैं थोड़ा कांग्रेस से संबंधित कुछ फैक्टों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कांग्रेस की स्थापना बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC, इसकी कब स्थापना होती है? तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 28 दिसंबर। कब होती है? 1885 को। कहाँ पे होती है? बम्बई के गुरु तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में होती है। वहीं बात करें जो उसका पहला अधिवेशन होने वाला था वो पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में उस टाइम पे फ्लैग फैल जाता है, फ्लैग जैसी बीमारी फैल जाती है, जिसकी मतलब तत्काल उसको कहाँ शिफ्ट किया जाता है, तो बम्बई में। इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है, कहाँ होता है, ये भी कई बार पूछा गया था कि इसके प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है। तो प्रथम अधिवेशन जो होता है इसका बम्बई में होता है। कब होता है? तो ये होता है 28 दिसंबर 1885 को। बात करें कि इसके संस्थापकों किसने की थी, तो एवो होम थे।
यानी एवं एक्टोबियम हुम ने इनकी संस्थापक की थी। बात तो क्या एक्टोबियम हुम कभी इसकी अध्यक्षता भी की थी, तो एक्टोबियम हुम कभी भी अध्यक्षता नहीं की थी। हालांकि जो प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, उसके महासचिव एवो हुम थे, लेकिन एवो हुम कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि पूछ लेता है कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ऐसे कांग्रेसों से पूछता है तो उनको भी बात कर ले। जैसे प्रथम हिंदू की बात करें, प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन थे, यानी प्रथम जो हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो हिंदू जो थे WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इन्होंने कब की थी, तो 1885 में किया था। अब बात करते हैं कि प्रथम फारसी कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने कब किया था, कलकत्ता में किया था। कब किया था, 1886 में किया था। वही बात करें कि प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन। ये सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए वहाँ ये पूछे गए हैं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बात करें प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो प्रथम अंग्रेज जो थे वो जॉर्ज जूले थे। इन्होंने कहाँ पे अधिवेशन के अध्यक्षता, तो 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता किए गए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल होता है वो 1881 के आसपास होता है। इनके द्वारा स्थानीय सुशासन जैसी व्यवस्था, स्थानीय सुशासन हो गया, एल्बर्ट बिल विवाद हो गया, 10 की जनगणना जैसी कुछ इनके द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। जैसे क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, या फिर गांधी युग, या फिर उग्रवादी या उदारवादी, इनमें से क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं 1805 से 1817 ये चीज़ें भी पूछता है कि 1805 से लेकर 1817 के बीच को क्या चरण कहा जाता था। तो इसका जो सही विकल्प होगा उग्रवादी चरण को था। वही बात करें कि उदारवादी चरण जो था, उदारवादी जो चरण था, इसी चरण में जैसे कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी। तो इसका जो समय था वो 1885 से लेकर 1905 के बीच का था। ये कौन सा था, उदारवादी। तो वहीं गांधी युग की बात करें तो कई बार आपको देखने को 15 से लेकर 1947 तक होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मतलब 1919 से लेकर के 1947 हो गए थे। दोनों सही होते हैं। जनरली ये जो सही होता है तो 1919 से लेकर 1947 तक का समय गांधी युग माना जाता है। वहीं गांधी युग की बात करें तो इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया जाता है, खेड़ा आंदोलन किया जाता है, अहमदाबाद मिल मजदूर किया जाता है। वहीं बात करें कि इनके द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की जाती है। वहीं बात करें कि समाप्त कब को होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, समाप्त कब हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है, जनरली असहयोग आंदोलन जो शुरू होता है वो होता है, क्योंकि आप BPSC के पेपर उठाकर देख लीजिए, असहयोग आंदोलन को पूछा तो 1 अगस्त 1920 को होता है। समाप्त कब होता है, ये दोनों चीज़ें पूछता है। तो सब जब समाप्त की बात करें तो 12 फरवरी 1922 को क्यों होता है, क्योंकि 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें एक थाने में लगभग 22 लोगों को जला दिया जाता है, जिसके आहत होकर के, यानी अहिंसा से हिंसावादी आंदोलन होने लगा। तो गांधी जी ने इससे आहत होकर के कहीं ना कहीं इस आंदोलन का, सहयोग आंदोलन को यानी निरस्त कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इससे दुखी होकर के चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है इलाहाबाद में। वहाँ से बहुत पूछता है कि स्वराज पार्टी को, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा, स्वराज पार्टी को कहाँ पे, यानी कि किस प्रांत में, किस प्रांत में इनको बहुमत प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको एग्जामों में देखने को मिलता हो। तो जो बहुमत मिला था इनको मध्य प्रांत में मिला था। कहाँ मिला था, मध्य प्रांत में इनको बहुमत मिला था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इन जो चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य किसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, क्या था। यानी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, क्या था।
इसका जो 1899 कलकत्ता नगर अधिनिवेशन, 1905 का बंगाल विभाजन या 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1905 का बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन ही हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई को प्रारूप बनता है, 20 को घोषणा होती है, 16 अक्टूबर को 1905 को इसको प्रभावी होता है। इसके विरोध में स्वदेशी भंग आंदोलन होता है। कहाँ से होता है? कोलकाता के टाउन हॉल से शुरुआत होती है। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व जो करते हैं एस एन बनर्जी करते हैं। बाद में महाराष्ट्र के बाल गंगाधर के द्वारा किया जाता है। अब बात करके अलग अलग जगहों पर इसका नेतृत्व कौन करता है, तो यूपी से जैसे हो गया, यूपी से जो हो गया तो अजीत सिंह के द्वारा किया जाता है, अजीत सिंह के द्वारा किया जाता है। वहीं पंजाब से बात करें किसने किया था, तो पंजाब से जो किया था लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है, लाला लाजपत राय के द्वारा किया जाता है। वहीं मद्रास की बात करें तो मद्रास के द्वारा पिल्लाई के द्वारा किया जाता है, चिदम्बरम पिल्लाई के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे इसके नेतृत्व। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऐसे तमाम किया गया था। जैसे अब इसका बंगाल विभाजन से एक यही पूछता है कि जब प्रभावी हुआ था तो उस दिन को मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मुस्लिम तथा हिंदुओं ने एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधी थी, तो उसको रक्षाबंधन दिवस मनाया था। वहीं शोक दिवस के रूप में मनाया था। TRE 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो विकल्प तो वो हो गया 1905 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? तो आई होप कि दोस्तों आप आज का जो डिस्कशन है आप लोगों को पसंद आया है। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आज के बाद जो भी डिस्कशन होंगे ऐसे ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। 4 से 5 जितने भी विकल्प आएंगे, जहाँ फैक्ट देने लायक है तो हम जितना भी फैक्ट उस चीज़ से रिलेटेड है सारे फैक्ट देने की कोशिश करेंगे। तो अब 56 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था, यानी निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उग्रवादियों से संबंधित नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1905 का स्वदेशी आंदोलन। वहीं अगर बात करें 1905 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1905 में होती है। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से होती है। अगर बात करें उग्रवादियों से संबंधित नहीं था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में अधिकतर जो नेता थे वो कहीं ना कहीं जो थे वो जैसे एस एन बनर्जी हो गए, तो ये लोग जो संबंधित थे वो मतलब नरम दल की नेता थे। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा 56 का ए होगा, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे कि 57 के बारे में। 57 क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक? उपयुक्त में से एक, सदिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी डिटेल में कर लेते हैं डिस्कशन। जैसे कि वैलेंटाइन चिरोल की तरह, यानी भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि ये भारतीय अशांति के जनक है। अब बात कर लेते हैं बाल गंगाधर, क्योंकि ये कथन भी पूछता है कि किसने कहा था कि भारतीय शांति के जनक बाल गंगाधर तिलक है, तो वैलेंटाइन चिरोल कहें या सिरोल, इन्होंने ही कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ और फैक्ट के बारे में। तो इनके द्वारा केसरी तथा मराठा जैसी पत्रिकाओं की रचना की जाती है। केसरी मराठाओं की जैसी पत्रिकाओं की रचना की जाती है। वहीं बात करें 1909 में जब इनको जेल हो जाती है तो मांडले जेल से गीता रहस्य, कौन सी? गीता रहस्य जैसी बुक की रचना कर देते हैं। गीता रहस्य जैसे बुक की रचना कर देते हैं 1909 में मांडले जेल से। 1909 में केसरी मराठा गीता रहस्य जैसी इनकी रचनाएं इन्हीं के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट के बारे में। तो जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था। कब? 1893 में। 1893 में गणेश उत्सव मनाया गया था। वही बात करें इन्हीं के द्वारा 1895 शिवाजी उत्सव मनाया गया था। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया गया था। तो इस तरह से जो भी लगभग फैक्ट जो पूछता है
भारत की अशांति के जनक यानी विलन सिरोल ने इनको कहा था भारत अशांति के जनक। केसरी मराठा और गीता राज जैसी बुकों की रचना करते हैं। 1893 गणेश उत्सव इन्हीं के द्वारा मनाया जाता है। 1895 शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये पंजाब के एक प्रमुख नेता थे। वहीं सैंडर्स की लाठी से इनकी मृत्यु होती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ से हमने काफ़ी पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन आज भी कर लेंगे। जैसे कि पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। काफ़ी क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो यहाँ गलती हो सकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष, सबसे पहली महिला, ये पॉइंट काफ़ी पकड़ने वाला है। पहली महिला पूछ रहा है, ना कि पूछ रहा है कि पहली भारतीय महिला। तो जो पहली महिला पूछ रहा है उसका विकल्प तो हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर वहीं पूछ लेता कि पहली भारतीय महिला, तो भारतीय महिला जो पूछता तो वो हो जाता सरोजिनी नायडू। ये कब किया था? 1924 में। कहाँ किया था? कानपुर के अधिवेशन में। कब किया था? कानपुर के अधिवेशन 1924 में इन्हों के द्वारा यानी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट ने कब किया था? 1917 में। कहाँ किया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। बात करें मैडम भीखाजी कामा, तो मैडम भीखाजी कामा पैट्रियाट जैसे बुक की रचना करते हैं। ये प्रथम महिला थे जिन्होंने भारतीय झंडा को जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड से पहली बार झंडा को फहराती हैं। और इनके द्वारा पैट्रियाट जैसे यानी अब इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें भारत माँ की जननी माता के नाम से भी इनको जाना जाता है, यानी स्वतंत्रता की जननी माता के भी नाम से भी इनको जाना जाता है। वहीं बात करें कि भारत कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार भाषण देने वाली महिला कौन थी? तो ये इसकी जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली कब कब करती हैं? तो 1916 के कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में प्रथम बार ये भाषण देने वाली महिला पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार फंसा देता है, क्योंकि जनरली जो हम डिस्कशन करते हैं एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं, सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं। वहीं बात करें कि एनी बेसेंट के बारे में सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता से ही संबंधित फैक्ट जानते हैं कि ये कांग्रेस से संबंधित थे। कादम्बिनी गांगुली के बारे में बहुत कम ही लोग जो जानते हैंगे। तो यही पूछता है कि भाषण किसने दिया था। तो जहाँ भाषण की बात करें प्रथम बार तो कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, द्वितीय भारतीय महिला में नलिनी सेनगुप्ता। अगर बात करें मैडम भीखाजी कामा की तो स्टुअर्ट गार्ड में 1909 में प्रथम बार झंडा फहराती है। इन्हें भारत माता की जननी, भारत की स्वतंत्रता की जननी के नाम, माता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तमाम कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। वहीं बात करें जब भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ था, यानी गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में डाल दिया गया था। तो उसके बाद मतलब किसने नेतृत्व किया था? तो अल्डा असफ अली के द्वारा। वहाँ पे ये भी एक महिला संबंधित होती है। तो अल्डा असफ अली के द्वारा फिर आगे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो ऐसे फैक्ट जो भी रिलेटेड है, जैसे महिलाएं आ गई तो फिर महिलाओं से संबंधित सारे फैक्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप निरंतर हमसे जुड़ करके अपने सपनों को साकार कीजिए, तथा अगर आपको लगता है कि वाकई में फैक्ट मिल रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? डफरिन था, हार्डिंग था, लॉर्ड कर्जन था, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कुछ काम किए जाते हैं, यहाँ डिस्कशन कर ले जाते हैं। कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए जाते हैं। बंगाल विभाजन तो 1905 के द्वारा इनके किया जाए प्रभावी होता है 16 अक्टूबर से। अगर वो ड्राफ्ट जो बनता है 19 से, वहीं घोषणा होती है 20 को, जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 19 को ये ड्राफ्ट यानी विधानमंडल में पेश किया जाता है कर्जन के द्वारा। इसके विरोध में स्वदेशी भंग आंदोलन होता। स्वदेशी भंग आंदोलन जो होता कलकत्ता के टाउन हॉल से, ये जगह पूछता है। आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए कि बार बार ये चीज़ें जगह पूछता है कि जगह कहाँ से थे। तो स्वदेशी भंग कलकत्ता के टाउन हॉल से नेतृत्व किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किया था। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछते हैं। 2 भागों में बैठा था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था तो वहाँ की मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। पश्चिम बंगाल थी तो हिंदू आबादी ज़्यादा थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या थी? तो कोलकाता थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी की बात करें तो पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी ढाका थी।
ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो पूछता है आपसे। तो आप होप कि यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे। लेकिन लॉर्ड कर्जन की तरफ कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि अकाल आयोग की अकाल आयोग अकाल आयोग की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। पुलिस आयोग की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। वहीं बात करें कि शिक्षा आयोग की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और बात करें तो सिंचाई आयोग की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है। लेकिन यहाँ फिर फंसाता है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ फिर आपको फंसा देगा क्वेश्चन। तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ सादे पन्ने पे देख लेते हैं। जैसे कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, अकाल आयोग। क्या किया जाता है, तो अकाल आयोग की स्थापना होती है। अकाल आयोग हो गया। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन फंसाते हैं। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ आप क्वेश्चन को गलत भी कर देंगे। अकाल आयोग हो गया, शिक्षा आयोग हो गया। वही बात करें पुलिस आयोग हो गया। थोड़ा दोस्तों मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि लिखने में थोड़ा सा, क्योंकि जो पेन है वो मतलब थोड़ा सही नहीं है, तो लिखने में हम समझ सकते हैं कि परेशानी होती है। तो आई होप कि आप हमारे शब्दों को समझिए। काफ़ी जो हम ओरली चीज़ें बोल देते हैं तो वो आप समझ रहे होंगे। हम इस चीज़ को आपसे आशा करते हैं। लिखने में कई बार क्या होता है कि परेशानी होती है, अच्छे से लिख नहीं पाता, क्योंकि संसाधन की कमी की वजह से थोड़ा सा ये चीज़ें आती हैं शुरुआती दौर में। तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं आप लोग कोऑपरेट करेंगे। फिर वही बात करता है कि सिंचाई आयोग। लेकिन यहाँ जो पूछता है क्वेश्चन, अब वहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है। जैसे अकाल आयोग जो हो वो किसके अध्यक्षता में, ये तो पता है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ये बनता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मैकडोनाल्ड अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन यही फंसाता है। अगर आप लोग जरा से भी गलती करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे, तो अकाल आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, मैकडोनाल्ड थे। ठीक, मैकडोनाल्ड थे। वहीं जो शिक्षा आयोग की बात करें कि इसके अध्यक्षता कौन थे, तो टॉमस रैले थे। कौन थे, टॉमस रैले थे। वहीं बात करें पुलिस आयोग, इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो एंड्रयू फ्रेजर। अकाल आयोग की अध्यक्षता मैकडोनाल्ड, शिक्षा आयोग टॉमस रैले, पुलिस आयोग की बात करें तो पुलिस आयोग जो है एंड्रयू फ्रेजर थे। तो क्वेश्चन यही फंसा था कि अध्यक्षता किसने की थी, किसके कार्यकाल में गठन हुआ। तो अकाल आयोग, शिक्षा आयोग, पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग जैसे सुधारात्मक कार्य जो किए जाते हैं कर्जन के कार्यकाल में किए जाते हैं, लेकिन यह अध्यक्षता इसकी अकाल आयोग के मैकडोनाल्ड, शिक्षा आयोग के टॉमस रैले, पुलिस आयोग के एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जैसे बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही 1911 में एक कमेटी गठित की जाती है, अरुडेल कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही बंगाल विभाजन को दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 1900 यानी दिसंबर 1911 को। अरुडेल की कमेटी भी पूछता है। कौन सी कमेटी है, अरुंडेल कमेटी की सिफारिश के बाद बंगाल विभाजन को दिसंबर 1911 को रद्द किया जाता है। यही बात करें कि 1911, तो यहाँ से क्योंकि 1911 ये दिल्ली दरबार हुआ था, तो अब दिल्ली दरबार के बारे में भी कभी पूछ लेता कि प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो प्रथम हुआ था 1877 में। द्वितीय कब हुआ था, तो 1903 में हुआ था। तृतीय कब हुआ था, तो तृतीय जो 1911 में हुआ था। इसी तिथि दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम को आना था, तो उसी में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, अरुडेल कमेटी। इसकी सिफारिश पे ही 28 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर, क्योंकि मेरे द्वारा क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कशन कर लिया। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है 60, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, यहाँ से काफ़ी चीज़ें आप लोगों के क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ जो पूछा जाता है। तो पहले तो यही पूछता गदर पार्टी की स्थापना कब की जाती है, तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को कहाँ की जाती है, सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में
गदर पार्टी की स्थापना की 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। कौन करता है? तो जो की जाती है वो की जाती है, इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जोन थे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन फंसाता है, लाला हरदयाल के द्वारा तो की जाती है, लेकिन जो उसको अध्यक्ष फंसा देगा आपसे, इसके अध्यक्ष कौन पूछ रहा? तो सोहन सिंह, इसके अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह थे, सोहन सिंह थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि ये तो हो गया कि गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की जाती है। वहीं अध्यक्ष की बात करें तो सोहन सिंह हो, भाखना हो गए। लेकिन जो मेन पूछता है यहाँ से कि गदर नामक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, कौन सी भाषा में प्रकाशित की जाती है? दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारे द्वारा लगभग 3 वीडियो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं जो कि प्रकाशित किए जाते हैं। कौन सा, जैसे भारत का प्रथम बात करें कि समाचार पत्र कौन था, तो प्रथम अंग्रेजी कौन था, प्रथम हिंदी कौन था। अगर वहीं बिहार के बारे में था तो जैसे भारत के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि इनके वीडियो बनाकर हमने आप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग लगा देंगे, वहाँ से आप देख लेंगे। लेकिन हम ओरली आपसे डिस्कशन कर ले रहे हैं, 2 मिनट लगेगा लेकिन हम कर ले रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट था। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। वही बात करें कि ये अंग्रेजी में था। हिंदी में कौन था? तो उदंतमार्तंड था। कब? 1826 में। कहाँ से प्रकाशित होता? कानपुर से प्रकाशित होता था। अब बात करें, क्योंकि अगर हम लोग कहीं ना कहीं बीपीएससी तैयारी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बनता है कि हम लोग बिहार से संबंधित कुछ भी डिस्कशन कर लें। जैसे कि पूछता है कि बिहार का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो बिहार का जो प्रथम समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था। इसकी जो बिहार हेराल्ड था, इसका जब प्रकाशन किया जाता है द बिहार हेराल्ड, तो 1875 के किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो गुरु प्रसाद सेन जी के द्वारा 1875 में। लेकिन ये जो था कौन सा था? ये था इंग्लिश में। अगर हिंदी की बात करें तो बिहार बंधु के प्रकाशन किया 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा? गंगा भट्ट के द्वारा, यानी भट्ट राव के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहले कोलकाता से, बाद में पटना से प्रकाशित किया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। वहीं पूछ लेता है कभी कि बिहार टाइम की शुरुआत कब की गई थी, इसके संपादक कौन थे। तो बिहार टाइम की जैसे बात करें तो 1894 में इसकी सच्चिदानंद और महेश नारायण मिश्र के द्वारा की। जब पटना, अगर बिहार टाइम्स आया था तो पटना टाइम्स भी आया था 1924 में। इसके संपादक मोहम्मद यूनुस थे। तो ऐसे जो क्वेश्चन है हमने काफ़ी डिटेल में 3 वीडियो के माध्यम से लगभग हम 150 से 200 क्वेश्चनों को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि आपको भी पता है, आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे होंगे वहाँ समाचार पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं एक क्वेश्चन पूछता है। तो ये वीडियो भी आप जाकर के चैनल पे देख लीजिए। हालांकि हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। लेकिन अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि लंबा डिस्कशन खींचने वाला है। तो अब शुरू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फर ने के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। यहाँ से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। युगांतर पार्टी के खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल सदस्य थे। 30 अप्रैल 1908 को जॉर्ज कैनेडी की, मतलब इनका जो मेन मकसद था वो किसके ऊपर फेंकना था? मुजफ्फरपुर के जो मुख्य न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी में के ऊपर फेंकना था। लेकिन उसमें जो उस दिन जो क्या होता है कि उस बग्गी में किंग्सले की, यानी जॉर्ज कैनेडी की जो पत्नी और बेटी बैठी थी, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना से आहत होकर के, यानी कि खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी की समस्तीपुर भाग जाते हैं। वहीं खुदीराम बोस को पकड़ करके समस्तीपुर से इनको फांसी दे दी जाती है। तो इनको ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता था कि खुदीराम बोस को फांसी कब दी जाती है? तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी थी। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले कौन थे? तो यही थे, क्रांतिकारी थे। कौन थे? खुदीराम बोस थे। तो ऐसे फैक्ट जो पूछता है वो भी आप लोग डिस्कशन कर लीजिए। वहीं लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय
पंजाब से स्वदेशी भंग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अजीत सिंह ने यूपी से भंग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। कब कहा गया था? लखनऊ के 1916 अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूँगा। बात अब स्वराज की आई है, तो कहीं ना कहीं हम स्वराज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आते हैं हम लोग पहले कहते हैं। जैसे स्वराज का प्रथम बार उपयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया जाता है। वहीं बात करें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसको लेकर रखूँगा, लखनऊ में 1916 में किया जाता है। स्वराज प्रस्ताव 1928 में आता है। वहीं बात करें स्वराज का पहली बार प्रयोग किस के द्वारा किया जाता है? दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वराज की घोषणा कब की जाती है? तो 1930 में किया जाती है। कहाँ से? लाहौर के अधिवेशन में। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 1905 में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जैसी यानी 1909 में ही किए जाते हैं। अब बात करते हैं जैसे मार्ले मिंटो, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाती है। वहीं बात करते हैं अब जैसे कि भारत ये आया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा यानी जो हमारे संविधान में कुछ प्रावधान लिए जाते हैं, तो कौन कौन से लिए जाते हैं? एक संघीय तंत्र लिए जाते हैं, न्यायपालिका ली जाती है, लोक सेवा आयोग लिया जाता है, आपातकालीन उपबंध। अब यहाँ भी फंसाता है ये क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे कभी कभी पूछता हम जर्नली जो जानते हैं आपातकाल, तो आपातकाल को जर्मनी से जानते हैं, लेकिन आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का मतलब निलंबन ये है जर्मनी से लिया गया। आपातकालीन उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। वहीं बात करें कि भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ था। यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन बार बार पूछता है यहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन जो जहाँ से भी बनते हैं हम लोग उसको डिस्कशन करते चलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है 1909 का, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम। चेम्सफोर्ड कब हुआ था? चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था ये आया था अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। कब आया था? 20 अगस्त 1917 में आया था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत शासन किसके द्वारा की गई थी? तो 1892, 1909, 1919। तो इस प्रश्न का जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की गई थी, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही बारीकी है, बहुत ही बारीकी से ध्यान देने वाला। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे। तो ये जो कब था? तो 1909 में। बात करें कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 से की जाती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1909 के द्वारा की जाती है। वही बात करें दलितों को, मुस्लिमों को निर्वाचन के जो प्रावधान किया जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा किया जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के ही जांच के लिए यानी कि साइमन कमीशन बनकर के भारत आता है। कब बनता है? तो 3 फरवरी 1927 को बनता है तथा 1928 में भारत आता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। भारत में गर्म दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा केसरी, मराठा, गीता रह जैसी पुस्तकों की रचना की जाती है। वहीं बात करें गणेश उत्सव कब शुरुआत की जाती है? तो गणेश 1893, शिवाजी उत्सव 1895 जैसे कुछ प्रावधान इनके द्वारा किए जाते हैं। ये महाराष्ट्र से संबंधित होते हैं। वहीं मोतीलाल नेहरू की बात करें तो मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास नेहरू के द्वारा 1923 में एक स्वराज पार्टी के गठन, स्वराज
पार्टी का गठन कहाँ किया जाता है? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। वही बात करें स्वराज पार्टी को बहुमत कहाँ से मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रांत से मध्य प्रांत में इनको बहुमत मिला था। अब दोस्तों बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 की वाराणसी के अध्यक्ष कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इंडियन मतलब इनके द्वारा काफ़ी सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 67 के बारे में। निम्नलिखित दोस्तों थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से परेशानियाँ हो रही हैं, पर आई होप कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। थोड़ा खांसी जैसी समस्या है तो बट फिर भी कोई नहीं, हम लोग डिस्कशन पूरा करेंगे, उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम लोग ने हमेशा किया है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को डिस्कशन करना। वन पॉइंट अगर हम बताते जाएंगे तो ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन है ना उससे रिलेटेड 5 से 6 पॉइंट जो है संबंधित है, वो सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। टाइम कितना भी लगेगा कोई मायने नहीं रखता। तो अब बात करते हैं जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अरविंद घोष। वही बात है लाला लाजपत राय की, तो पंजाब से नेतृत्व करते हैं स्वदेशी बंग आंदोलन का। सैंडर्स की लाठी से इनका मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में कौन समाचार पर प्रकाशित करती हैं? वंदे मातरम, स्वराज, पैट्रियट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पैट्रियट। वही बात करें स्वराज, तो स्वराज का पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन में 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार होता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 1916 में। स्वराज प्रस्ताव 1928 में। स्वराज की घोषणा 1930 में। ऐसे कहीं भी अगर स्वराज से संबंधित फैक्ट पूछता है तो यही पूछता है। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। और अब दोस्तों एक आप लोगों के लिए होमवर्क है कि वंदे मातरम यानी किस आंदोलन के द्वारा वंदे मातरम सॉन्ग फेमस हुआ था और किसकी रचना किसके द्वारा की जाती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि जैसे कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें। मतलब आपको भी ये लगे कि नहीं आप, क्योंकि आप थोड़ा सा लिखेंगे और कहते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लिख देते हैं वो चीज़ें आप पे उतनी ज़्यादा मजबूत पकड़ बन जाती है। तो आप इसको लिखिएगा। वंदे मातरम किसके द्वारा रचना की जाती है? वंदे मातरम किस आंदोलन के समय ज़्यादा फेमस हुआ था, या इसकी सबसे ज़्यादा प्रयोग किस आंदोलन में हुआ था? तो आप लिख दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कि 69 के में भारतीय क्रांति की जनक किसे कहा जाता था? भारतीय तो श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर या मैडम भीखाजी रुस्ता कामा। तो मैडम भीखाजी रुस्ता कामा इसके न होंगे। मैडम भीखाजी रुस्ता कामा के द्वारा पैट्रियाट पेरिस में 1909 में किया जाता है। इनके द्वारा जर्मनी स्टुटगार्ट में पहली बार झंडा फहराया जाता है। इन्हें भारत क्रांति की जननी कहा जाता है। ऐसे तमाम प्रावधान है जो पूछे जाते हैं इनसे। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात नहीं थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान की मांग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो हो जाएगा यानी कि 70 का जो भारत का सांप्रदायिक विभाजन उस टाइम नहीं था। बात मुस्लिम लीग की आई है तो कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है कब होती है? 30 दिसंबर। कब होती है? 30 दिसंबर। 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ होती है? ढाका में। कहाँ पे होती है? ढाका में इसकी स्थापना होती है। वहीं बात करें इसके जो अस्थाई अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह थे। अस्थाई अध्यक्ष सलीमुल्लाह थे। अस्थाई अध्यक्ष की बात करें जिसके प्रथम अध्यक्ष थे जो अध्यक्ष थे वो आगा खां थे। मतलब आगा खां किस प्रांत से संबंधित थे? तो ये पंजाब से संबंधित थे। ऐसे फैक्ट पूछता है, आप देख लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ? ढाका में। इसके अस्थाई अध्यक्ष सलीमुल्लाह, प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां, स्थायी जो थे वो आगा खां
अस्थाई की बात करें तो सलीमुल्लाह थे। बात करें दोस्तों, अब थोड़ा सा तेज़ी के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन है, कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी की कुछ समस्या आ जाए। तो तमाम चीज़ें हैं, संस्थान छोटा है तो थोड़ा सा समस्याएं हैं, बट कोई नहीं, हम लोग डिस्कशन करेंगे लेकिन थोड़ा तेज़ी के साथ करेंगे। 1916 के रुस्तम मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा एनी बेसेंट हो जाएगा। वही बात करें 72 के बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया हो गया, हरिजन पत्रिका हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, हिंद स्वराज हो गया। जैसी रचनाओं की कहते महात्मा गांधी के द्वारा की जाए, एम जी गांधी के। वही कामरेड जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं शेर पंजाब केसरी के उपनाम से जाना था, लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो लाला लाजपत राय हो जाएगा। 74 भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो तो बंगाल विभाजन हुआ था, रद्द हुआ था 1911 में। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण था, जो घोषणा हुई थी 1911 में हुई थी। लेकिन इसका राजधानी स्थान यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 1912 का ऐतिहासिक महत्व था राजधानी का कोलकाता से स्थानांतर। सॉरी दोस्तों, बी नहीं, इसका सी उत्तर होगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। अनुशीलन समिति का संबंध है बीडी सावरकर भगत सिंह से चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनुशीलन समिति जो ढाका में अनुशीलन समिति बनती है वो कब बनती है? तो वो बनती है 1907 में। 1907 में ढाका अनुशीलन समिति। इसके जो संस्थापक थे तो कौन थे? बरिंद्र घोष थे। कौन थे? बरिंद्र घोष थे। और बात करें कौन थे तो भूपेंद्र दत्त थे। भूपेंद्र नाथ दत्त थे। इनके युगांतर नामक पत्रिका निकाली जाती है। युगांतर जैसे पत्रिका भी निकाली जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो जनरली बनते हैं। आई होप कि अनुशीलन समिति 1907 में ढाका में बरिंद्र घोष भूपेंद्र दत्त के द्वारा की जाती है। इनकी युगांतर पत्रिका भी निकाली जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जामों में पूछता है। 76 के बाद किस गवर्नर जनरल को 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? माउंटबेटन, कैनिंग या हार्डिंग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इनके समय ही बंगाल विभाजन का रद्द भी किया गया था ऑडेल कमेटी की सिफारिश पर। दोस्तों बात करें थोड़ा तेज़ी के साथ डिस्कशन करें, क्योंकि नहीं तो फिर स्टोरेज जैसी समस्या काफ़ी होती हैं मोबाइल में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती, कहीं ऐसा ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाए। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल जो चुना गया था, ये आप TRE 3 का देख लीजिए एग्ज़ाम, वहाँ पूछा गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे ये? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वही बात करें 1900 सबसे कम उम्र में बनने वाले ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले थे 1940 में। इनके द्वारा 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की जाती है। और सबसे कम उम्र में भी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये व्यक्ति होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 78 के लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा था। माइकल ओडायर को गोली मारा था। जैसे कि आप जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर कुछ लोगों के द्वारा एकत्रित होकर उसका विरोध किया जाता है कि क्योंकि जो काला कानून आता है या रोलेट एक्ट के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके विरोध में लोग इनको गिरफ्तार किया, उसके विरोध में लोग मतलब अनशन कर रहे होते। उस अनशन में डॉक्टर ओडायर के द्वारा आदेश दिया जाता है और आर डायर जाकर के वहाँ गोली चला देता है, जिसमें 400 लोग लगभग की मृत्यु हो जाती है। तो वहीं से संबंधित है। तो इसके जो हत्या गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। वहीं बात करें दूसरा जब हुआ था 1918 में हुआ था। कब? बम्बई अधिवेशन में हुआ था।
बम्बई अधिवेशन प्रथम 1907 सूरत अधिवेशन किसने किए हैं? रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में हुए थे। किसने किए थे? हसन इमाम की अध्यक्षता में दूसरा हुआ था। पहला किसने हुआ था? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था। क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। कारण क्या था? कारण ये था कि जो गरम दल के नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे। नरम दल के नेता जो थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाहते। तो इसकी वजह से सूरत का जो प्रथम अधिवेशन 1907 का अधिवेशन है, नरम दल और गरम दलों के द्वारा एक विवाद उत्पन्न हो जाता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। प्रथम कांग्रेस का भी विभाजन हो जाता है। दूसरा में क्या होता है? दूसरा में भी जब 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बम्बई में सर की अध्यक्षता होती है तो वहाँ फिर कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हो जाता है। बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है तो किसी सलीमुल्लाह, अली जिन्ना, मोहम्मद अहमद खान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सलीमुल्लाह। कब स्थापना होती है? तो 30 दिसंबर 1906 को कहाँ? ढाका में होती है। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सलीमुल्लाह होते हैं। अगर अध्यक्ष की जो स्थायी जो होते हैं, स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष जो होते हैं वो आगा खां होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया जाता है? 1893। 1895 क्या किया जाता है? तो शिवाजी महोत्सव इनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। केसरी और मराठा और गीता रहस्य जैसी रचनाओं की रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करें वहीं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 बंगाल विभाजन। हालांकि इसके हम काफ़ी फैक्ट आपको पहले भी क्वेश्चनों में डिस्कशन करा दिए हैं, तो आप आई होप कि आप लोग समझेंगे उन चीज़ों को। क्वेश्चन 83 के बारे में डिस्कशन करें तो क्वेश्चन 83 क्या कहता है? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी बंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एस एन बनर्जी के द्वारा किया जाता। आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त लखनऊ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस के अधिवेशन की जाती है। वहीं बात करें बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? यहाँ से काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। कब हुआ था? 1905। 19 जुलाई को प्रारूप, 20 जुलाई को घोषणा, 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, दिसंबर 1911 को रद्द हो जाता है और डेल कमेटी की सिफारिश पे लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में इसको रद्द किया जाता है। स्वदेशी बंग आंदोलन होता है कलकत्ता के टाउन। ऐसे प्रावधान हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं इन पे। अब बात करते हैं कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता का दूरगामी परिणाम क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला था। इसमें क्या प्रावधान हुए थे? तो इसमें एक प्रावधान ये हुआ था कि नरम दल गरम दल एक हुए थे, वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। तो ऐसे कुछ प्रावधान थे। इसको लखनऊ समझौता पैक्ट भी कहते हैं, कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। ऐसे कुछ प्रावधान इस पर कहा जाता है। इसी अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण भी दिया जाता है। कादम्बिनी गांगुली के द्वारा इसी अधिवेशन में भाषण के अध्यक्षता की भाषण दिया जाता है। एक क्वेश्चन जो पूछता है बहुत ज़्यादा कि जब अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आते हैं तो प्रथम बार किस अधिवेशन में भाग लेते हैं? तो इसी अधिवेशन में भाग लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। 1907 के कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव को लेकर होता। कुछ नरम वाले थे तो रास बिहारी बोस को बनाना चाहते थे, गरम दल वाले थे तो वो बाल गंगाधर तिलक को। इसी को लेकर मतभेद हो गया था। जैसे सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होता है, वहाँ पर नरम दल गरम दल का अलग होता है। प्रथम बार विभाजन जो होता है कांग्रेस को 1907 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पेपर उठा कर देख लीजिए, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1907 के कांग्रेस की पूर्व अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी इस प्रश्न का जो 88 है उसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1907 में इसकी बरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा 1907 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। वहीं बात करें कि युगांतर पत्रिका, जैसी युगांतर पत्रिका भी इनके द्वारा निकाली जाती है। अब बात करें 89, किसने कहा था कांग्रेस अधिवेशन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सैयद अहमद। बात करें निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष सबसे एस आन गीता, इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, एस ऑन गीता पूछा जाती है बुक। आप पेपर उठा कर देख लीजिए प्रीवियस ईयर, वहाँ ये बुक कई बार एग्जामों में आई हुई है। दोस्तों फिर भी बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा इस चैनल में 3 वीडियो सिर्फ यही बुक हो गए, समाचार पत्र पत्रिकाओं से संबंधित पहले भी डाले जा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ हमने सारे बुक, जितने भी बुक इतिहासकालीन बुक थे उनको सभी को डिस्कशन हमने बहुत डिटेल में किया, तो वहाँ से देख लीजिए। ये संन्यास ले लिए थे, संन्यास लेकर कहाँ चले गए थे अरविंद घोष? तो पांडिचेरी में चले गए थे, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र केस में ये कहीं ना कहीं फंस गए थे। तो उसकी वजह से 1908 के बाद अरविंद घोष संन्यास लेकर के पांडिचेरी चले जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 91 बंगाल 1905 में बंगाल में विभाजित हुआ, किसके विरोध फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ? तो 1911 के दौरान लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में और डेल कमेटी की सिफारिश पे जॉर्ज पंचम को आना था दिल्ली दरबार में, पुनः से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 के पंजाब के गदर के विरोध में इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो लॉर्ड हार्डिंग। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 93 में 1906 के मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, क्या कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प न, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत पार्लियामेंट्री सुधार के द्वारा 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। बंगाल विभाजन हुआ था, कब हुआ था? तो न तो 15 अगस्त 1905 को हुआ था, 15 अक्टूबर 1905 को, 15 सितंबर। तो इस प्रश्न का कोई नहीं होगा, क्योंकि 15 जो बंगाल विभाजन हुआ था, प्रभावी हुआ था, वो 16 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, घोषणा होती है। वहीं प्रारूप जो बनता है 19 को, 20 को इसको घोषणा होती है। बात करें 95 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? तो गरम दल से जो संबंधित है गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं, गोपाल गोखले जी नहीं थे, अरविंद घोष भी नहीं, दादा भाई नौरोजी, ये सभी कहीं ना कहीं जो कि थे। दादा भाई नौरोजी ये तो नरम दल थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल थे। अगर बात करें अरविंद घोष के, तो हाँ, अलीपुर षड्यंत्र केस में 1908 में से पहले ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो इसका प्रश्न जो सही उत्तर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरविंद घोष ही हो जाए। इनके द्वारा ऐसे शान गीता जैसे बुक भी लिखी जाती है, संन्यास लेकर पांडिचेरी में चले जाते हैं। कुछ फैक्ट है जो इनसे संबंधित ऐसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 3 बार 1886,
1893, 1906 की कांग्रेस के अधिवेशन की जाती है। इस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वहीं बात करें स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 लखनऊ के अधिवेशन में किया जाता है। स्वराज प्रस्ताव 1928 में, स्वराज की घोषणा जब की जाती है तो 1930 में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? उग्रवादी नहीं थे। मदन लाल ढींगरा उग्रवादी थे, भू उधम सिंह उग्रवादी थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपासक गोखले। अब आते हैं 98 के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रभावहीन आया 1906, 1914, 1909। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, बात करें 1905 से लेकर 1919 का जो समय था, ये क्या था? उग्रवादियों का चरण था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज के इस टेस्ट का सेकंड लास्ट 99 के बारे में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने साल की जेल हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो बाल गंगाधर तिलक को जो जेल होती है वो 6 साल की होती है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? केसरी प्लस मराठा बुक लिखी जाती है, समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो गीता रहस्य बुक इनके द्वारा लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? तो गीता रहस्य जो लिखी जाती है 1909 में। कहाँ से? मांडले जब इनको जेल हो जाती है तो वहीं जेल से गीता रहस्य जैसे बुक की इन्होंने के द्वारा रचना की जाती है। बात करें बाल गंगाधर से संबंधित कुछ और फैक्ट के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते होंगे कि 1893 में गणेश उत्सव कौन सा? गणेश उत्सव। 1895 में, कब? 1895 में शिवाजी उत्सव यानी शिवाजी उत्सव इनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। अब वहीं बात करें बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1912 में। तो 1912 में बंगाल बिहार से अलग हुआ था। 1912 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी। वही बात करें कि और क्या प्रावधान हुआ था, तो बंगाल का बिहार और बंगाल से अलग हुआ था। तो आई होप कि आप दोस्तों आज का ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। यदि ये डिस्कशन पसंद आया होगा, हमने काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ही डिटेल में डिस्कशन की है। इतना ज़्यादा फैक्ट किसी क्वेश्चन में हमने दे दिया कि 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन हमारा डिस्कशन हुआ है। तो दोस्तों यदि यह डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे एक छोटा सा टारगेट है, बंगाल का प्रथम बार विभाजन कब हुआ, यानी बिहार का द्वितीय विभाजन। आप लोग को एक कहे तो होमवर्क समझ लीजिए, या जो भी आप ये लिख के कमेंट कीजिएगा कि बिहार का